कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर खड़ी है, जहां एक खतरनाक वायरस इंसानों को धीरे धीरे खून के प्यासे जानवरों में बदल रहा है। और इस वायरस का सबसे डरावना नियम यह है कि अगर किसी इंसान को ज़ॉम्बी काट ले तो उसके पास इंसान बने रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे होते हैं। उसके बाद उसकी यादें घुलने लगती हैं, पहचान मिट जाती है और वो इंसान एक जानवर में बदल जाता है। इसी उजड़ती हुई दुनिया में एंडी, उसकी पत्नी माया और उनकी 1 साल की मासूम बच्ची नदी के बीच एक हाउस बोट पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जमीन पर उतरना अब मौत को खुला न्योता देने जैसा हो चुका है। और पानी के बीच रहते हुए उन्हें लगता है कि शायद यहाँ खतरा थोड़ा दूर रहेगा। नदी का बहाव उन्हें आगे ले जा रहा होता है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है और उसी सन्नाटे के बीच उन्हें नदी किनारे एक और परिवार दिखाई देता है। एंडी हालात को परखता है और फिर मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में वो आदमी बिना एक शब्द बोले उन्हें बंदूक दिखा देता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है और उसी पल एंडी समझ जाता है कि अब ये दुनिया मदद की नहीं, सिर्फ शक और डर की दुनिया बन चुकी है। इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी नाव को आगे बढ़ा लेता है। समय बीतने के साथ उनका खाना और ईंधन धीरे धीरे कम होने लगता है, बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी नदी के बीच एंडी की नजर एक आधी डूबी हुई नाव पर पड़ती है। वो कुछ देर तक उसे देखता रहता है, हालात तौलता है और फिर अपनी छोटी कश्ती से उस नाव तक जाता है। अंदर का माहौल वीरान और डरावना होता है। बिखरा सामान किसी पुराने हादसे की गवाही दे रहे होते हैं, लेकिन किस्मत से उसे वहां खाना और जरूरी सामान मिल जाता है। ये सब देखकर एंडी राहत की सांस लेता है। तभी एक बंद कमरे के भीतर से उसे धीमी सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। एंडी की सांसें अटक जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि अंदर कोई दरिंदा ज़ॉम्बी कैद है। वो कोई रिस्क नहीं लेता और चुपचाप सामान समेटकर वापस लौट आता है। हाउस बोट पर लौटकर एंडी माया के चेहरे पर राहत लाने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि अब उनके पास 3 महीनों का राशन है, लेकिन एंडी उस बंद कमरे और अंदर की आवाज का कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माया डरे। और यह छोटी सी भूल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले दिन दोपहर के सन्नाटे में जब एंडी गहरी नींद में होता है, माया के मन में वही डूबी हुई नाव बार बार घूमने लगती है। उसे लगता है कि शायद वहां कुछ और काम का सामान छूट गया हो। वो बिना किसी को बताए चुपचाप वहां चली जाती है। वो अंदर से जरूरी सामान ढूंढकर वापस बाहर आ ही रही होती है कि तभी अचानक कोई उसे जोर से वापस बोट के अंदर खींच लेता है। कुछ समय बाद जब एंडी की नींद खुलती है तो हाउस बोट के फर्श पर खून की ताजी बूंदें उसकी नजर खींचती हैं। वो घबराहट के साथ उन निशानों का धीरे धीरे पीछा करता है और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने खून से लथपथ माया बैठी होती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी आंखों में डर के साथ एक ठहरी हुई सच्चाई साफ दिखाई देती है। माया कांपते हाथों से अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट कर देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। एंडी के सामने उसकी पत्नी की मौत खड़ी थी, लेकिन एक पति के तौर पर वो इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो हड़बड़ी में माया के बहते हुए खून को रोकने के लिए पट्टी बांधता है। वो बार बार उसे और शायद खुद को भी झूठी तसल्ली दे रहा था कि हिम्मत रखो, हम हॉस्पिटल जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो अपनी सुरक्षित हाउस बोट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और वीरान सड़क पर एक उम्मीद की तलाश में निकल पड़ते हैं। किस्मत से उन्हें सड़क किनारे एक पुरानी धूल खाती हुई गाड़ी मिल जाती है। एंडी राहत की सांस लेता है और जल्दी से उसमें पेट्रोल डालने लगता है। माहौल में मौत जैसा सन्नाटा था। एंडी का पूरा ध्यान सिर्फ पेट्रोल डालने पर था। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके ठीक पीछे मौत दस्तक दे चुकी है। एक ज़ॉम्बी दबे पांव उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ था। जैसे ही एंडी को खतरे का एहसास होता है, वो पलटता है और उसका दिल हलक में आ जाता है। वो बिना एक पल गवाए फुर्ती से गाड़ी में बैठ जाता है और इंजन स्टार्ट करता है। वो ज़ॉम्बी खिड़की तक पहुंच चुका था, लेकिन एंडी की किस्मत अच्छी थी। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो मौत के मुंह से बाल बाल बचकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद माया की हालत बिगड़ने लगती है। वायरस उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। उसकी आवाज भारी होने लगती है। वो टूटते हुए एंडी से भीख मांगती है कि गाड़ी रोक दे, क्योंकि वो अपने ही परिवार के लिए खतरा नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एंडी जिद पर अड़ा रहता है। वो एक्सीलेटर पर पैर जमाए रखता है। तभी अचानक सड़क के बीच एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू होती है और एक विशाल पेड़ से जा टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि पेड़ का एक नुकीला तना सीधा माया के पेट के आर पार हो जाता है और एंडी वहीं बेहोश हो जाता है।
जब घंटों बाद एंडी को होश आता है तो चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, लेकिन वो अब उसकी पत्नी नहीं रही थी। वो एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जैसे ही एंडी अपनी रोती हुई बच्ची को बचाने के लिए पीछे मुड़ता है, ज़ॉम्बी बन चुकी माया उस पर झपटती है और उसके हाथ पर काट लेती है। एंडी दर्द से चीखता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है। अपनी कलाई पर वो जख्म देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांपते हाथों से वो अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट करता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जानवर बनने से पहले अपनी मासूम बच्ची के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना। गाड़ी टूटने के बाद एंडी अपनी बच्ची को पीठ पर लाद कर उस वीरान रास्ते पर पैदल ही निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर नन्ही रोजी अपनी माँ के लिए रोने लगती है। एंडी का दिल भर आता है। वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो माया का परफ्यूम निकालकर हवा में छिड़क देता है। माँ की खुशबू पाते ही बच्ची को एहसास होता है कि माँ उसके पास ही है और वो शांत हो जाती है। उसके बाद एंडी आगे के सफर के लिए चल पड़ता है। चलते चलते शाम ढल जाती है। थकान से चूर होकर एंडी एक छोटे से कस्बे के सुनसान स्कूल में पनाह लेता है। वो एक अंधेरे क्लासरूम में घुसता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। अचानक उसे देखकर एंडी पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो औरत बिल्कुल शांत थी। वो शायद एक टीचर थी जो इस दुनिया का सच जानती थी। वो एंडी की हालत देखकर ही समझ जाती है कि वो संक्रमित है। वो सीधे उससे पूछती है, तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? एंडी घड़ी की तरफ देखता है और मायूस होकर जवाब देता है, लगभग 46 घंटे। उस औरत को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे वहां से भगाती नहीं, बल्कि उसकी मरहम पट्टी करती है और रात गुजारने के लिए वहीं रुकने की इजाजत दे देती है। एंडी को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम आज की रात उसकी बच्ची सुरक्षित छत के नीचे है। रात के सन्नाटे में हम देखते हैं कि एंडी की हालत अब बिगड़ने लगी है। वायरस धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। उसे झटके लग रहे थे और पसीना छूट रहा था। वो जानता था कि समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। अगली सुबह होते ही एंडी भारी मन के साथ वहां से निकलने का फैसला लेता है। हालांकि वो बूढ़ी औरत उसे पनाह देने को तैयार थी, लेकिन एंडी देख सकता था कि वो खुद बीमार और लाचार है। वो अपनी नन्ही रोजी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकता था। इसीलिए न चाहते हुए भी वो अपनी बेटी को लेकर एक बार फिर उस वीरान दुनिया में एक नए रक्षक की तलाश में निकल पड़ता है। सफर आगे बढ़ता है और वीराने में चलते चलते एंडी की नजर एक बहुत ही अजीब मंजर पर पड़ती है। उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाकी संक्रमितों की तरह चल फिर नहीं रहे थे। उन्होंने किसी शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर जमीन में गाड़े हुए थे। ये शायद उनका सोने का तरीका था। एंडी समझ जाता है कि ये खामोश दिख रहे पुतले असल में बहुत खतरनाक है। वो बिना कोई आहट किए बहुत सावधानी से उनके बीच से निकल जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें जगा सकती थी। इस खामोशी से निकलने के कुछ ही देर बाद एंडी को कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। रेगिस्तान में गाड़ी का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एंडी को लगता है कि शायद उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो गाड़ी के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। एंडी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि गाड़ी के मालिक ने उसे मारने के लिए गोली चलाई है, लेकिन जब वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है तो नजारा कुछ और ही था। गोली एंडी को नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे दबे पांव आ रहे एक ज़ॉम्बी के सिर में लगी थी, जो बस उसे काटने ही वाला था। एंडी समझ जाता है कि इस अजनबी ने उसकी जान बचाई है। एंडी उस आदमी की तरफ देखता है जिसका नाम विक था। विक खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। वो गाड़ी के पास जमीन पर गिरा पड़ा था और एक भारी भरकम गैस सिलेंडर उसके पैरों पर गिर गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। विक दर्द में कराहते हुए एंडी से चिल्लाता है, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। गोली की आवाज सुनकर आसपास के सारे मुर्दे यहाँ आते होंगे। एंडी को एहसास होता है कि खतरा अब भी टला नहीं है। वो तुरंत हरकत में आता है और गाड़ी की मदद से उस भारी सिलेंडर को खींचकर हटा देता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज का झुंड उन तक पहुंच पाता, वो दोनों फुर्ती से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। एंडी को लगा कि उसे सफर के लिए एक साथी मिल गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस इंसान को उसने बचाया है वो ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। रेगिस्तान की तपती धूप से निकालकर विक एंडी को अपने ठिकाने पर ले आता है। यह जगह बाहर से किसी सुरक्षित बंकर जैसी लग रही थी। वहां एंडी की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो बेहद डरी और सहमी हुई लग रही थी। विक परिचय देता है कि वो उसकी पत्नी लॉरेन है, लेकिन एंडी की नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। वो साफ देख सकता था कि उस औरत की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ था, जैसे वो किसी जेल में कैद हो। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद विक एंडी से कहता है कि उन्हें कुछ जरूरी सामान लेने बाहर जाना होगा। एंडी को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो अभी स्थिति को भांप नहीं पाया था। वो अपनी नन्ही रोजी को लॉरेन के पास छोड़कर विक के साथ चल पड़ता है। विक उसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुनसान जगह ले आता है। वहां का नजारा देखकर एंडी के कदम ठिठक जाते हैं। सामने एक विशाल लोहे का पिंजरा था, जिसके बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आपस में उलझ रहे थे और उस पिंजरे को घेर कर खड़े थे।
विक अपनी गन एंडी के हाथ में थमाता है और उसे उन ज़ॉम्बीज को शूट करने का हुक्म देता है। एंडी उस वक्त कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन एक अनजाने दबाव में आकर वो ट्रिगर दबा देता है। जब सारे ज़ॉम्बीज ढेर हो जाते हैं तब विक का असली और घिनौना मकसद सामने आता है। वो मरे हुए ज़ॉम्बीज के पास जाता है और बेशर्मी से उनकी जेबें टटोलने लगता है। महंगी घड़ियां, सोने की चेन, अंगूठियां वो सब निकाल लेता है। एंडी को यह देखकर घिन आती है। वो गुस्से में पूछता है, ये सब क्या है? मुझे लगा हम जरूरत का सामान लेने आए हैं। विक हंसते हुए जवाब देता है, ये तो बस मेरी साइड इनकम है दोस्त। तभी एंडी की नजर पिंजरे के अंदर पड़ती है। वहां लाशों और गंदगी के बीच एक जिंदा इंसान था। वो एक आदिवासी बच्ची थी जिसे विक ने एक चारे की तरह वहां कैद कर रखा था ताकि ज़ॉम्बीज उसकी महक सूंघकर वहां आए और विक उनका शिकार कर सके। एंडी का खून खौल उठता है, लेकिन वो अब भी निहत्था और मजबूर था, इसलिए उसे खामोश रहना पड़ता है। शाम को वो वापस ठिकाने पर लौटते हैं। उस रात एंडी के शरीर में वायरस का जहर तेजी से फैलने लगता है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसे डर था कि कहीं वो जानवर बनकर अपनी ही बेटी को न मार दे। इस डर और लाचारी से हारकर वो आत्महत्या करने का फैसला करता है। वो एक नुकीला औजार अपने सिर पर रखता है और खुद को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी लॉरेन वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। फिर वो एंडी को वो सच बताती है जिसे वो अब तक दबाए बैठी थी। वो बताती है, ये आदमी मेरा पति नहीं है। इसने मेरे असली पति को मार दिया और मुझे यहाँ जबरदस्ती अपनी गुलाम बनाकर रखा है। लॉरेन एंडी को एक नई उम्मीद देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी बच्ची को संभाल लूंगी, उसे एक माँ का प्यार दूंगी, लेकिन मैं इस नर्क में नहीं रह सकती। अगर रॉजी को बचाना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। लॉरेन की बातें सुनकर एंडी को एक रास्ता दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि सफर की शुरुआत में उसने नदी के किनारे एक परिवार को देखा था। शायद वो अभी भी वहीं हो। वो लॉरेन से कहता है कि अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद उन्हें एक सुरक्षित घर मिल जाए। वो दोनों धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि तभी वहां विक अपनी राइफल लेकर आ धमकता है। उसे उनकी फुसफुसाहट सुनकर शक हो गया था कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। इससे पहले कि एंडी कुछ कर पाता, विक पूरी ताकत से अपनी राइफल का बट एंडी के सिर पर दे मारता है। चोट इतनी गहरी थी कि एंडी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ घंटों बाद जब एंडी को होश आता है तो वो खुद को एक बहुत ही जानी पहचानी और खौफनाक जगह पर पाता है। वो उसी लोहे के पिंजरे में कैद था जहां उसने ज़ॉम्बीज को मारा था। वहां वो आदिवासी बच्ची थूमी भी उसी के साथ कैद थी। एंडी जानता था कि कुछ ही देर में यहाँ भूखे मुर्दों की भीड़ लग जाएगी। वो घबराहट में चारों तरफ निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन पिंजरे का दरवाजा बेहद भारी और मजबूत था। तभी एंडी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो देखता है कि पिंजरे के ऊपर ज़ॉम्बीज का बचा खुचा मांस पड़ा है। वो पिंजरे में पड़ी रस्सी उठाता है और किसी तरह मांस के एक बड़े टुकड़े को उस रस्सी से बांधकर दूर फेंक देता है। फिर वो रस्सी का दूसरा सिरा पिंजरे के भारी भरकम दरवाजे के लीवर से मजबूती से बांध देता है। थोड़ी ही देर में मांस की गंध सूंघकर रेगिस्तान से ढेर सारे खूंखार ज़ॉम्बीज वहां आ धमकते हैं। वो पागलों की तरह उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं और उसे खींचने लगते हैं। जैसे जैसे वो मांस को अपनी तरफ खींचते हैं, रस्सी तनती जाती है और पिंजरे का वो भारी दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यही वो मौका था। एंडी और वो आदिवासी बच्ची बिना एक पल गवाए उस छोटे से गैप के नीचे से फिसलकर बाहर निकल जाते हैं। ज़ॉम्बीज आपस में लड़ने में व्यस्त थे और इसी का फायदा उठाकर वो दोनों अंधेरे का सहारा लेते हुए वहां से भाग निकलते हैं। पिंजरे से आजाद होकर एंडी और थूमी सीधे विक के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां गहरा सन्नाटा था। वो दबे पांव अंदर घुसते हैं और सो रही लॉरेन को जगाते हैं। लॉरेन बिना कोई सवाल किए नन्ही रोजी को गोद में उठाती है और वो चारों अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकलने लगते हैं। वो बस बाड़े से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी विक की नजर उन पर पड़ जाती है। शिकार को हाथ से निकलता देख विक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी राइफल उठाता है और सीधा एंडी पर निशाना साधता है। एंडी कुछ कर पाता उससे पहले ही विक ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली एंडी को नहीं लगती। एन मौके पर लॉरेन बीच में आ जाती है और गोली सीधे उसके सीने में जा लगती है। एंडी और उस बच्ची को आजादी दिलाने के लिए लॉरेन ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो वहीं गिर पड़ती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। एंडी के पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। वो थूमी और रॉजी को लेकर रात के अंधेरे में वहां से पागलों की तरह भागता है। भागते भागते उन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। वो तीनों जल्दी से उसमें घुस जाते हैं और अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। तभी बाहर गाड़ी की तेज आवाज आती है। विक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ धमकता है। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और विक हाथ में बंदूक लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तभी डर के मारे नन्ही रोजी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। एंडी की रूह कांप जाती है। अगर विक ने बच्ची की आवाज सुन ली तो सब खत्म हो जाएगा।
एंडी अपनी ममता को मारकर सख्त हाथों से रोजी का मुंह दबा लेता है। बच्ची तड़प रही थी, लेकिन एंडी मजबूर था। किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। गाड़ी का शोर और विक का चिल्लाना धीरे धीरे दूर होता चला गया। विक उन्हें वहां ढूंढ नहीं पाया और आगे निकल गया। जब सन्नाटा छा गया तब जाकर एंडी ने अपना हाथ हटाया और राहत की सांस ली। बाहर खतरा अब भी मंडरा रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि आज की काली रात वो इसी सुरंग में गुजारेंगे। उस रात सुरंग के अंदर एंडी की हालत बहुत खराब थी। वायरस के असर की वजह से वो अपना चेहरा दीवार पर घिस रहा था। थूमी यह देखकर डरती नहीं, बल्कि समझदारी से नन्ही रोजी को अपनी गोद में लेकर संभालती है। अगली सुबह वो तीनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। चलते चलते एंडी को अचानक एक तेज दौरा पड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। थूमी हिम्मत दिखाती है। वो रोजी को संभालती है और एंडी के होश में आने का इंतजार करती है। होश में आने के बाद थूमी एंडी को नदी की तरफ ले जाती है। वहां उन्हें एक नाव मिलती है, जिससे वो उस परिवार के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर एंडी देखता है कि वो आदमी जिसने उस पर बंदूक तानी थी, वो वहां जमीन पर गड्ढे खोद रहा था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को दफनाने की तैयारी पहले ही कर रहा था। वो आदमी एंडी की तरफ देखता है। उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का गहरा निशान था। वो बचने वाला नहीं था। वो एंडी को कहता है, तुम मेरी कार ले जा सकते हो। फिर वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए और 2 एक्स्ट्रा हैं। चाहो तो तुम इस्तेमाल कर लेना। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपना फैसला ले चुका था। एंडी भारी मन से वहां से वापस मुड़ता है। वो थोड़ी ही दूर गया था कि पीछे से लगातार 4 गोलियां चलने की आवाज आती है। उस पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें हमेशा की नींद सुला दिया था। उन 4 गोलियों की गूंज ने एंडी को अंदर तक हिला दिया था। वो कांपते हाथों से उस आदमी की दी हुई गन उठाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। क्या उसे भी अपने परिवार को बचाने के लिए वही करना चाहिए? लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मासूम बच्ची रोजी पर पड़ती है, जो उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा देखते ही एंडी का इरादा बदल जाता है। वो झटके से गन को दूर फेंक देता है और रोजी को अपनी गोद में उठा लेता है। उसने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। तभी थूमी एंडी को एक नई उम्मीद देती है। वो बताती है कि उसके कबीले के लोग पास ही रहते हैं। अगर वो किसी तरह वहां पहुंच गए तो रोजी वहां हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर वो दोनों उस दिशा में चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक लंबी और अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ता है। अंदर का नजारा डरावना था। वहां अंधेरे में कई सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। वो दोनों अपनी सांसें रोककर बिना कोई आहट किए बहुत सावधानी से उनके बीच से निकलने लगते हैं। वो सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर खड़ा विक नजर आ जाता है। एंडी तुरंत थूमी और रोजी को लेकर पास खड़ी एक पुरानी गाड़ी के पीछे छिप जाता है। एंडी जानता था कि विक उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। वो बच्चों को गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़कर खुद दूसरी तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में जाकर छिप जाता है। वहां से वो विक को आवाज देता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। विक आवाज सुनकर बौखला जाता है। वो हाथ में रॉड लेकर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, ये चेक करने के लिए कि उनमें एंडी कौन है। जैसे ही विक एंडी को पहचानता है और उस पर वार करने वाला होता है, एंडी अपनी सुरक्षा में उस पर गोली चला देता है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक हाथापाई होती है। इसी छीना झपट्टी में गलती से गन चल जाती है और एंडी के पेट में गोली लग जाती है। एंडी जमीन पर गिर पड़ता है। मौका पाकर विक दौड़कर रोजी को उठा लेता है। वो गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी दर्द से कराहते हुए उसे समझाता है, रुक जाओ, इस मासूम बच्चे की जान मत लो। तुम पहले ही बहुत पाप कर चुके हो। अपने आखिरी वक्त में एक और गुनाह मत करो। एंडी की ये बातें सीधा विक के दिल पर लगती हैं। उस पत्थर दिल इंसान का मन पिघल जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोजी को वापस एंडी को सौंप देता है। एंडी विक को उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद एंडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। वो अब चल भी नहीं पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो बुरी तरह थक कर रुक जाता है। उसकी आंखों से एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था और उसकी नजरें धुंधली होती जा रही थी। वो समझ जाता है कि बदलाव शुरू हो चुका है। तभी एंडी को वहां पास में एक मरे हुए जानवर का मांस का टुकड़ा दिखता है। उसे देखते ही एंडी के दिमाग में एक आखिरी ख्याल आता है। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था, इसलिए वो जल्दी से उस मांस के टुकड़े को एक लंबी लकड़ी पर बांध देता है। वो थूमी की तरफ देखता है और टूटते हुए कहता है, मैं अब मर रहा हूँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। फिर वो अपनी नन्ही रोजी को आखिरी बार चूमता है। तभी एंडी को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो जानता था कि अब वो खतरनाक होने वाला है। वो जल्दी से अपने सामान वाले बॉक्स में से टाई बेल्ट निकालता है और अपने दोनों हाथों को कसकर बांध लेता है, ताकि जब वो जानवर बन जाए तो अपने ही बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद का मंजर दिल को छू लेने वाला था। हम देखते हैं कि एंडी ने रोजी और थूमी को अपनी पीठ पर सुरक्षित बिठाया हुआ है।
और उसके ठीक सामने डंडे पर वो मांस का टुकड़ा लटक रहा है। एंडी की इंसानी चेतना अब खत्म हो चुकी थी। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन वो मांस की गंध सूंघते हुए उसे पाने के लालच में लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। भले ही वो अब इंसान नहीं रहा था, लेकिन वो अब भी एक बाप का फर्ज निभा रहा था। काफी दूर चलने के बाद वो धुएं के बादलों के बीच से गुजरते हुए थूमी के कबीले के पास पहुंचते हैं। वहां मौजूद कबीले वाले दूर से एक ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमला करने आ रहा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए हथियार उठा लेते हैं। वो एंडी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उन आदिवासियों में से एक की नजर थूमी पर पड़ती है। वो थूमी को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह ज़ॉम्बी हमला करने नहीं बल्कि उन बच्चों को छोड़ने आया है। कबीले के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। एक ज़ॉम्बी जिसने अपने हाथ बांध रखे हैं सिर्फ अपनी पीठ पर बंधी बच्ची को बचाने के लिए। कबीले की एक बुजुर्ग महिला आगे आती है। वो एंडी की पीठ से नन्ही रोजी को उतार लेती है। रोजी अब सुरक्षित हाथों में थी। एंडी अब भी मांस की तरफ लपकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था। उसे शांत करने के लिए थूमी माया का वही परफ्यूम निकालती है और एंडी के चेहरे के पास छिड़कती है। उस खुशबू से एंडी का जानवर वाला रूप एक पल के लिए शांत हो जाता है। शायद उसके मरे हुए दिमाग में अपनी पत्नी की आखिरी याद जिंदा हो गई थी। उसके बाद कबीले के लोग सम्मान के साथ एंडी को मुक्ति देते हैं। एंडी का सफर अब खत्म हो चुका था। कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि रोजी अब उस आदिवासी कबीले के साथ है। वो लोग उसे अपने बच्चे की तरह अपना लेते हैं। एंडी और माया का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी बेटी जिंदा थी और एक नई दुनिया में पलने के लिए तैयार थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।